Welcome all. Welcome to Mufti Study. This is the video for class 8 History and Civics ICSE syllabus Effective History and Civics book by Beta Publication. इसका चैप्टर नंबर 12 आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फेज़ 2। फेज़ 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो पहले जाके वो वीडियो देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जिससे आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट से शुरुआत करेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट इन्फ्यूज अ न्यू लाइफ इन द नेशनल मूवमेंट। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने कैसे कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट करे थे। तो नेशनल मूवमेंट में उन लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के योगदान दिया था कि एक नई लाइफ दे दी थी नेशनल मूवमेंट को। They were convinced with that the government was likely to give any concession unless the popular pressure was put on it. उनको ये पता था कि गवर्नमेंट जो है उस वक्त गवर्नमेंट कौन थे, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ के गवर्नमेंट। उनको पता था कि गवर्नमेंट तब तक उनकी कोई भी मांगे पूरी नहीं करेंगे जब तक उनके ऊपर वो प्रेशर न डालें। सिंस द ब्रिटिश कंसिडर्ड द वर्ड स्वराज एज अ सीडिशियस एंड द डेंजरस। तो ये लोग आपके बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट स्वराज की मांग कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को इस वर्ड से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी स्वराज से। तो वो लोग इस वर्ड को सिडिशियस और डेंजरस मानते थे। द टू लीडर डिसाइडेड टू यूज़ विद इन द टर्म होम रूल और द सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो उसके बाद स्वराज को ही उसी टर्म को डिसाइड किया गया क्या बोलेंगे, उसको होम रूल बोलेंगे या सेल्फ गवर्नमेंट बोलेंगे। स्वराज बेसिकली ये था कि वो पूरा कंट्रोल चाहते थे कि इंडियन के पास पूरा कंट्रोल हो और इंडिया के बंदे ही उसकी गवर्नमेंट को चलाएं। तो इसीलिए इसको सेल्फ गवर्नमेंट बाद में बोला गया कि ब्रिटिशर्स इसको ना चलाएं। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है इंडियंस उसको चलाएंगे। तिलक फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 and 5 months later in September 1916 Annie Besant started the Home Rule League. बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत करी थी। कब करी थी? अप्रैल 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत करी थी। और उसके बाद 5 महीने के बाद ही एनी बेसेंट ने भी उसको स्टार्ट करा था। 1916 में एनी बेसेंट ने भी उसको स्टार्ट करा द होम रूल लीग। ऑब्जेक्टिव क्या थे होम रूल मूवमेंट के, इसके बारे में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हैं टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। सबसे पहला तो जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि सेल्फ गवर्नमेंट बने और ब्रिटिश के एम्पायर के अंदर बने, ब्रिटिशर्स के सामने बने और इंडियन उस गवर्नमेंट को चलाएं और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से वो गवर्नमेंट रन करे। द कंट्री शुड हैव अ गवर्नमेंट बाय काउंसिल हुज मेंबर वुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि ऐसी गवर्नमेंट हो कंट्री के पास जो काउंसिल के द्वारा रन करी जाए। और वो बंदे कौन चुने, वो काउंसिल को कौन चुने, इंडिया के जो पीपल्स हैं उस काउंसिल के मेंबर्स को इंडिया के पीपल ही इलेक्ट करें। द काउंसिल वुड पास द कंट्री बजट और काउंसिल ही कंट्री का बजट पास करे, जैसा कि अभी होता है आपके देश में, इंडिया में जो ऐसा होता है हमारे देश में। एंड द मिनिस्टर वुड मेड बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। दिस मूवमेंट ट्राइड टू ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ द गोल। तो मेन मकसद क्या था? गवर्नमेंट बनाने का ही मेन मकसद था कि इंडिया की खुद की गवर्नमेंट बने और इंडियंस ही उसको चलाएं और जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो इंडियंस के द्वारा ही लिए जाएं। काउंसिल ही जो बने, जो इलेक्ट होके बंदे आए, जो काउंसिल बने वही इंडिया का बजट पास करे और लेजिस्लेचर उस पर पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस मूवमेंट में बहुत से लोगों का सपोर्ट होने लगा था। आम जनता इस मूवमेंट को सपोर्ट करने लगी थी। द मूवमेंट बिकेम इमेंस पॉपुलर। द होम रूल लीग रीज द स्लोगन ऑफ स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड द होम रूल फॉर इंडिया। होम रूल लीग ने ही अलग अलग स्लोगन दिए। पहला उन्होंने दिया स्वदेशी का, उसके बाद नेशनल एजुकेशन एंड होम रूल फॉर इंडिया। तो ये 3 स्लोगन होम रूल लीग ने ही दिए। इम्पैक्ट ऑफ द होम रूल मूवमेंट। अब होम रूल मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव के बाद क्या, जब होम रूल चालू हो गया तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे या गवर्नमेंट पे, उस वक्त की जो इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में देखते हैं। द होम रूल मूवमेंट हैज़ इज ओन इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। पहला क्या था? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द होम रूल मूवमेंट इन्फ्यूज अ न्यू लाइफ इन द नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वक्त आपका होम रूल मूवमेंट आया तो उसने क्या करा, लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा, एक उमंग जगा दी और नेशनल मूवमेंट को एक नई चिंगारी दी। इट ट्रांसफॉर्म द नेशनल मूवमेंट इनटू द पीपल मूवमेंट्स। जो नेशनल मूवमेंट था वो अब आम जनता का मूवमेंट हो गया था, जो हर आदमी उसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट ले रहा था। आम जनता उसमें
बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी और उस मूवमेंट को अपना मूवमेंट की तरह काम कर रहे थे उसमें. मोर एंड मोर पीपल बिगैन टू पार्टिसिपेट इन. दे क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशनल लिंक बिटवीन टाउन विलेजेस विच वर टू प्रूव इनवैल्यूएबल इन द लेटर ईयर. और उन्होंने हर शहर हर गांव में अलग अलग लिंक्स ऑर्गेनाइजेशन लिंक्स बना दिए थे इस मूवमेंट के थ्रू, जो आगे चल के उनको बहुत फ़ायदा मिला जिससे. इट क्रिएटेड अ जनरेशन ऑफ zealous नेशनलिस्ट हु फॉर्म द बैकबोन ऑफ द नेशनल मूवमेंट. ये होम रूल लीग ने ही एक ऐसे नेशनलिस्ट निकाले जिसने आगे चल के जो नेशनल मूवमेंट की कमर की हड्डी बने, रीढ़ की हड्डी बने, नेशनल मूवमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करा. इसी होम रूल से ही बड़े बड़े लोग निकल के आए सामने जिन्होंने आगे चल के नेशनल मूवमेंट को पूरी तरह सपोर्ट करा. होम रूल मूवमेंट kept up the pressure on government. It was under the government of the Home Rule movement that the government felt the need of Pacific Indians. On August 20, 1917, the Secretary of State Edwin Montaigne argued that the policy of the British government was to develop gradually self-governing institute in India. कहने का मतलब है इस पॉइंट में कि होम रूल ने इतना ज़्यादा होम रूल मूवमेंट ने इतना ज़्यादा प्रेशर करा था गवर्नमेंट के ऊपर कि अपनी मांगे मंगवाने के लिए कि ये जो प्रेशर की वजह से ये ऐसा हुआ था कि होम रूल मूवमेंट दैट द गवर्नमेंट फेल्ड नीड टू पैसिफाई इंडियन ओशन. कि गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडियन ओशन जो ऑन अगस्त 20 1917 गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि उनको नीड टू पैसिफाई द इंडियन ओशन. ऑन अगस्त 20 1917 the Secretary of State Edward Montague announced that the policy of the British government was to develop a gradually self-governing institute in India. तो एडविन मॉन्टेग ने अनाउंस कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट इंडिया में बनाएगी. ये उसी का प्रेशर था, उसी की वजह से ही ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा उन्होंने करी कि जो प्रेशर होम रूल लीग गवर्नमेंट के ऊपर डाल रही थी. तो एडविन मॉन्टेग ने अनाउंस कर दिया था कि सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट बनेंगे इंडिया में. इसके बाद हुआ लखनऊ पैक्ट. 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ. एफर्ट वर मेड टू ब्रिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन द स्कीम ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया. लखनऊ पैक्ट क्या था, बेसिकली क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक जगह पे लाया गया था और उनके बीच में एग्रीमेंट होना था जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंडिया में थे. आप जानते होंगे कांग्रेस कौन थे और मुस्लिम लीग क्या थी. मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी थी और एक कांग्रेस एक अलग एक ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी थी और उन दोनों को एक साथ एक जगह पे लाके एक एग्रीमेंट होना था जिसमें इंडिया का जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे उसको सुधारना था. इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को सुधारने के लिए एक लखनऊ पैक्ट हुआ था. इन 1950 बोथ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट बॉम्बे. तो 1915 में कांग्रेस ने भी अपना सेशन बॉम्बे में किया और मुस्लिम लीग ने भी किया. द बॉम्बे सेशन ऑफ द लीग वॉज अटेंडेड बाय द कांग्रेस लीडर. तो जो बॉम्बे सेशन हुआ था लीग का, वो किसने अटेंड किया था, कांग्रेस लीडर ने. द लीडर ऑफ बोथ द पार्टीज फोर्ज आ जॉइंट प्लान ऑफ पोस्ट वार कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. दोनों पार्टी के लीडर्सों ने हाथ मिला लिया था और वो लोग जो हमारा नेशनल मूवमेंट में धीरे धीरे बढ़ चढ़ के दोनों लोग एक हो रहे थे, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी. इन 1960 द कांग्रेस एंड द लीग अगेन हेल्ड साइमल्टेनियस सेशन एट लखनऊ. इन 1960 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अगर दोबारा से सेशन किए, कहाँ पे करे, लखनऊ पे करे. तो जो लखनऊ पैक्ट के नाम से ये जाना जाता है, ये वही सेशन हुआ था जो 1960 में दोबारा से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सेशन करे थे लखनऊ में. यही कहलाता है आपका लखनऊ पैक्ट. टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस इन लखनऊ. और लखनऊ पैक्ट में हुआ क्या था, उसकी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है. द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एग्रीड टू ज्वाइन स्कीम ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म नोन एज लखनऊ पैक्ट. तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग तैयार हो गए थे कि वो दोनों लोग मिल के काम करेंगे और इंडिया की जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको बदलेंगे और उसको रिफॉर्म करेंगे. द मेन क्लॉज ऑफ द पैक्ट. पैक्ट में क्या हुआ था, किस चीज़ पे समझौता हुआ था दोनों का. अबोलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल. इंडियन काउंसिल को अबॉलिश कर दिया जाएगा पूरी तरह से. इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. और जो प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसको बढ़ाया जाएगा. सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट बनाए जाएंगे. लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द इम्पीरियल लेजिस्लेचर. जो इम्पीरियल लेजिस्लेचर होगा उसकी पावर पे लिमिटेशन लगाए जाएंगे. ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी जाएगी. हाफ ऑफ द विजरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था. जो उस टाइम पे विजरॉय था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आधे लोग
हिंदुस्तानी होंगे, इंडियंस होंगे। नो लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज टू बी प्रोड्यूस विद एनी बिल विच अफेक्ट एनी कम्युनिटी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई भी ऐसा बिल नहीं आएगा जो किसी भी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाए। मतलब मुस्लिम लीग या कांग्रेस को कोई भी अगर नुकसान किसी बिल से पहुंचता है तो वो बिल उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी पार्ट होता है अपने सिस्टम का, उसको एग्जीक्यूटिव पार्ट से हटाया जाएगा। जुडिशरी पूरा का पूरा दूसरी टीम के पास जाएगा, एग्जीक्यूटिव दूसरी टीम के पास जाएगा। आपने सिविक्स में पढ़ा होगा कि अलग अलग पार्ट होते हैं, जुडिशरी होता है आपका, लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है। तो इसी में डिसाइड हुआ था कि जुडिशरी जो है एक अलग ही पार्ट होगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का। इट ब्रॉट अबाउट यूनिटी बिटवीन द टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के जो दो विंग्स थे उसमें भी इसने समझौता कराया। द अर्ली नेशनलिस्ट एंड असर्टिव नेशनलिस्ट आफ्टर द गैप ऑफ 9 ईयर कॉन्सिक्यूटली द कांग्रेस वॉज स्ट्रेंथेंड। अब क्या था, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कांग्रेस दो ग्रुप में बढ़ गया था। तो इस पैक्ट ने यह भी करा कि उन दोनों ग्रुप को वापस मिलवाया आपस में। 9 साल के बाद दोनों लोग आपस में मिले और समझौता हुआ दोनों के बीच, और इसी तरह कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत हो गई। बोथ द पार्टीज एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज़ इन सम एरियाज फॉर कॉमन गोल। तो अब दोनों पार्टियां ने समझौता कर लिया था और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था एक गोल के लिए। अब दोनों लोग काम करेंगे, और गोल क्या था, इंडिया में स्वराज लाना, यानी सेल्फ गवर्नमेंट लाना बेसिकली, यानी अंग्रेज़ों को हटाना और इंडिया में अपनी गवर्नमेंट लाना। द कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सेकुलर कैरेक्टर बाय एक्सेप्टिंग द स्कीम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। कांग्रेस ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो कि डिमांड कर रही है मुस्लिम लीग, उसको भी कांग्रेस ने मान लिया था। द मुस्लिम लीग ऑन द अदर हैड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन एंड द मेजॉरिटी रूल। और मुस्लिम लीग ने भी मान लिया था कि जो प्रिंसिपल होंगे इलेक्शंस के, उनको उसने एक्सेप्ट किया और मेजॉरिटी रूल पे वो राज़ी हो गई, जो समझौता हुआ था। तो मुस्लिम लीग ने ये समझौता करा। मुस्लिम लीग ने अपनी डिमांड रखती थी कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, तो कांग्रेस ने उसको मान लिया था, और कांग्रेस की जो डिमांड थी उसको मुस्लिम लीग ने मान लिया था। तो लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था लखनऊ में 1916 में। उसके बाद एंट्री हुई गांधी जी की। गांधीयन एरा इसको बोलते हैं। 1917 से 1947 तक गांधी जी रहे और आज़ादी दिलाई हम लोगों को अंग्रेज़ों से। तो यहाँ से गांधी जी की एंट्री होती है। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज द बापू और द महात्मा गांधी, कंप्लीटली डोमिनेटेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1970 टू 1947। तो गांधी जी की एंट्री हुई 1917 में, और 1917 से लेकर 1947 तक अकेले वो पूरे का पूरा उन्हें डोमिनेट करा। जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए वो हर जगह रहे, उन्होंने हर जगह सपोर्ट करा और आज़ादी तक पूरा का पूरा सपोर्ट दिया। डैट इज़ वाई द पीरियड इज़ नोन एज द गांधीयन एरा। इसीलिए इस पीरियड को गांधीयन एरा बोला जाता है। इंडियन हिस्ट्री एंड द ग्रेटफुल नेशन। दिस पीरियड इज नोन एज द गांधीयन एरा इन इंडियन हिस्ट्री एंड द ग्रेटफुल नेशन रिमेंबर हिम एज द फादर ऑफ नेशन। इसीलिए इस नेशन इनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जानता है। गांधी जी की अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। अर्ली लाइफ में क्या हुआ, गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869 एट द पोरबंदर इन गुजरात। पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे गांधी जी। हिज फादर वॉज दीवान ऑफ राजकोट स्टेट। उनके फादर दीवान थे राजकोट के। ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ एंड लेटर प्रैक्टिस लॉ इन साउथ अफ्रीका। तो वो इंग्लैंड चले गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद उन्होंने बाद में साउथ अफ्रीका में उसकी प्रैक्टिस करी। इन साउथ अफ्रीका ऑन अ जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया ही वॉज फोर्सफुली थ्रोन आउट ऑफ द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट इवन दो ही हैड अ वैलिड टिकट। एक बार उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो साउथ अफ्रीका में ट्रेन में जा रहे थे डरबन से पेट्रोरिया प्रिटोरिया। तो उनको ज़बरदस्ती ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया गया था फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से, जबकि उनके पास वैलिड टिकट था, तब भी उनको वहाँ से धक्के दे के निकाल दिया गया था। गांधी जी वॉज हर्ट बाय दिस रेशियल इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा जो उनके साथ ये हुआ, रेशियल इनजस्टिस हुई और डिस्क्रिमिनेशन किया गया उनके साथ, और उनको वहाँ से ज़बरदस्ती धक्के दे के साउथ अफ्रीका से निकाल दिया गया था उस ट्रेन से। गांधी जी सून बिकेम द लीडर ऑफ द स्ट्रगल फॉर द जस्टिस इन साउथ अफ्रीका। तो इसके खिलाफ फिर उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके बाद धीरे धीरे वो साउथ अफ्रीका में इस रेशलिज्म के खिलाफ लड़े और वहाँ पे स्ट्रगल किया, और वहाँ पे वो हीरो बन गए, वो लीडर बन गए।
He formed the Natal Indian Congress and started his non-violent सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वहाँ पे उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी और फिर उसके बाद नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉलो करा। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो लड़ाई दंगे पे विश्वास नहीं रखते थे, तो वायलेंट नहीं था, वो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करा। द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट रिपेल मोस्ट ऑफ द अनजस्ट एक्ट अगेंस्ट द इंडियन। Thus, it was during the struggle that the Mahatma Gandhi involved in the technique of सत्याग्रह बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी वो ज़्यादातर इंडियन के ख़िलाफ़ ऐसे ही करती थी, क्योंकि वो लोग इंडियंस थे, तो उनके खिलाफ़ ऐसा ही होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसके लिए गांधी जी ने बहुत से वहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल करी, सत्याग्रह का इस्तेमाल करा, उसके और सत्य और अहिंसा के साथ वो लड़ाई करी उन्होंने साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से, और स्ट्रगल करते रहे। ये था उनकी साउथ अफ्रीका की कहानी। साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्ट्रगल करा, सत्याग्रह का साथ लिया और उससे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ से हटाया, और वो धीरे धीरे वहाँ पे लीडर के तौर पे उभर के आए साउथ अफ्रीका में। उसके बाद अर्ली कैंपेन उनकी कहाँ चालू हुई, उन्हीं फिर वो इंडिया में वापस आए। अब उनकी एंट्री हो रही है इंडिया में। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड स्पेंड द नेक्स्ट 4 ईयर इन स्टडिंग द इंडियन सिचुएशन। तो वो सबसे पहले इंडिया में आए और पहले उन्होंने इंडिया की सिचुएशन को समझने के लिए 4 साल पूरे पूरे वहाँ पे दिए कि इंडिया में चल क्या क्या रहा है, उसके बारे में उन्होंने समझा। ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया इन चंपारण बिहार। सबसे पहले उन्होंने चंपारण बिहार में सत्याग्रह की टेक्निक को इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर अहमदाबाद में इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद उन्होंने खेड़ा गुजरात में इस टेक्निक को इस्तेमाल किया। चंपारण सत्याग्रह में हुआ क्या था? चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था? द इंडिगो कल्टीवेटर ऑफ चंपारण बिहार व ग्रेटली एक्सप्लॉइटेड बाय द यूरोपियन प्लांटर। अब क्या हो रहा था कि चंपाग्रह में बिहार में चंपारण में एक जगह थी, वहाँ पे इंडिगो का कल्टीवेशन होता था, यानी नील उगाई जाती थी वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वो किसानों को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे जो यूरोपियंस लोग थे, यानी अंग्रेज। They were bound by the law to grow indigo on 3/20 of their land and sell it to the British planter at the price fixed by them। उनको ज़बरदस्ती कहा जाता था कि तुम इंडिगो की खेती करो अपने लैंड पे, और 3/20 लैंड पे तुमको इंडिगो ही उगानी है, और उस इंडिगो को बेचना किसको है? ब्रिटिशर्स को ही बेचना है, वो भी फिक्स प्राइस पे। जो प्राइस फिक्स कौन करेंगे? ब्रिटिश। वो फिक्स प्राइस भी ब्रिटिशर ही फिक्स करेंगे, और तुमको उगाना भी उसको है ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती उनसे वो इंडिगो उगाया जा रहा था, और उसको ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स ख़रीद भी रहे थे, अपने मनमाही मन मर्जी प्राइस पे ख़रीदते थे। तो वहाँ के लोगों ने गांधी जी को इनवाइट करा। दे इनवाइटेड गांधी जी टू टेक अप देयर कॉज, बट द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ बैन हिज एंट्री टू द डिस्ट्रिक्ट। तो जब उनको इनवाइट किया तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी, उन्होंने गांधी जी की एंट्री बंद कर दी कि गांधी जी एंट्री नहीं होगी इस डिस्ट्रिक्ट में। He offered Satyagraha as a result of which an inquiry was conducted in the condition of the peasant। फिर उन्होंने वहाँ सत्याग्रह चालू कर दिया। सत्याग्रह जब उन्होंने चालू करा तो वहाँ पे एक इंक्वायरी बैठाई गई, और वहाँ पे देखा गया कि किसानों की कंडीशन कैसी है। तो जब किसानों की कंडीशन कैसी है, जब ये देखा गया, ये इंक्वायरी हुई, तो इस सत्याग्रह की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला किसानों को, और उनको वहाँ पे कुछ रिलीफ मिला। तो गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन चंपारण में किया था। इंडिया में आते ही सत्याग्रह वहाँ के किसानों के लिए, जो ज़बरदस्ती अंग्रेज़ उनसे इंडिगो उगा रहे थे वहाँ पे, और उन्हीं से सिर्फ बेचना भी अंग्रेज़ों का था, और उनकी मनमर्जी दामों पे बेचना था। जो रेट अंग्रेज़ लगा रहे थे उसी दाम पे किसानों को बेचना था ज़बरदस्ती। तो गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह करा और वहाँ पे दिखाया, और कैसे उन्होंने वहाँ के किसानों की मदद करी। उसके बाद गांधी जी पहुँचे अहमदाबाद। अहमदाबाद, गांधी जी led the mill workers of Ahmedabad in the strike against the mill owner who has refused to pay them a higher wages। तो वहाँ पे एक मिल थी जिसके वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, क्योंकि वहाँ उनका जो ओनर था वो उनको सैलरी नहीं बढ़ा रहा था, उनकी मतलब उनकी वेजेस नहीं बढ़ा रहा था। तो गांधी जी ने उनके वर्कर्स की मदद करी, वहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन का स्टार्ट किया। ही अंडरटूक अ फास्ट इन सपोर्ट ऑफ द वर्कर। उन्होंने वर्कर के सपोर्ट में वहाँ पे फास्ट रखा, कुछ खाया पिया नहीं उन्होंने। Afraid of the consequences, the mill owner agreed on the fourth day of the Gandhiji to give the 35% of the wages। 3 दिन तक वो भूखे प्यासे रहे, उन्होंने आंदोलन किया, तो उसकी वजह से जो मिल ओनर था वो घबरा गया, वो डर गया। फिर उसने गांधी जी की मांग को पूरी करा, और वहाँ के जो वर्कर थे उनकी 35% सैलरी को बढ़ा दिया। उसके बाद गांधी जी पहुँचे। सत्याग्रह दोबारा किया, उन्हें तिबारा किया। कहाँ पे? खेड़ा में किया। क्रॉप फेल्ड इन खेड़ा एंड द पीजेंट वर नॉट इन द पोजीशन टू पे द लैंड रेवेन्यू। अब क्या हुआ, खेड़ा में जो है
जो किसान थे उनकी क्रॉप पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, तो वो अब लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे। लेकिन अंग्रेज़ उनसे ज़बरदस्ती लैंड रेवेन्यू ले रहे थे, तो गांधी जी ऑर्गेनाइज द पीजेंट टू ऑफर सत्याग्रह। गांधी जी ने किसानों को जमा करके वहाँ पे भी सत्याग्रह आंदोलन करा। Peasant refused to pay the revenue and ultimately government was forced to arrive at the settlement with the peasant। अब उन सत्याग्रह की वजह से किसानों ने मना कर दिया और गांधी जी के साथ मिलकर उन्हें सत्याग्रह करा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वहाँ पे आना पड़ा और गवर्नमेंट ने फिर किसानों के साथ सेटलमेंट करा। तो गांधी जी ने आते के साथ ही 3 आंदोलन करे 4 साल के बाद, छोटे छोटे, चंपारण जो इम्पोर्टेंट है, अहमदाबाद और खेड़ा में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी के कौन से अर्ली 3 कैंपेन कौन कौन से थे। तो चंपारण में बिहार में करा था उन्होंने, अहमदाबाद में करा था, मिल वर्कर का केस था, उसमें वर्कर की वेजेस नहीं बढ़ रही थी। उसके बाद खेड़ा गुजरात में किया था। इसके बाद आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन का मतलब ही यही है कि आपको कॉपरेट नहीं करना है, गवर्नमेंट के साथ आपको कॉपरेट नहीं करना है। इस मूवमेंट का मतलब ही यही है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी आस्क्ड द पीपल नॉट टू असिस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट टू रूल ओवर देम। तो गांधी जी ने लोगों से कहा कि जो भी गवर्नमेंट है उसको आप असिस्ट ना करें, उसको बिल्कुल भी कॉपरेट ना करें, ताकि वो आपके ऊपर रूल ना कर सके। गांधी जी सेड द नॉन कॉपरेशन विद इविल इज एज मच अ ड्यूटी एज इज अ कॉपरेशन विद गुड। तो गांधी जी ने कहा कि नॉन कॉपरेशन को इस तरह से आप लोगों को चलाना है कि ये गुड, एक तरह से चीज़ों को कॉपरेट करें, अच्छी चीज़ को कॉपरेट करें, और बुराई से नॉन कॉपरेशन करना है आपको। बुराई के साथ आपको साथ नहीं देना है बुराई का, और अच्छाई का साथ देना है। कॉजेज, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज दैट लेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब क्या वजह थी जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा? तो सबसे पहला जो था वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? एक एक्ट आया था अंग्रेज़ों की तरफ से जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। तो उसकी वो भी एक वजह थी। उसमें हुआ क्या था, आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रॉलेट एक्ट। दिस एक्ट ऑथोराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन एनी विदाउट अ ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब रोलेट एक्ट जो अंग्रेज़ों ने निकाला था, वो एक्ट ये कहता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको चाहे उठा के जेल में बंद कर दे, और उस पर कोई भी ट्रायल नहीं होगा। जिस पे उसको शक होगा वो उसको उठाएगी और उठा के जेल में बंद कर देगी। कोई भी आम आदमी रोड पे जा रहा है इंडियन, उसको उठाया जेल में बंद कर दिया और उसका कोई भी ट्रायल नहीं होगा कोर्ट में। इट ऑल्सो बैन द इंडियन फॉर कीपिंग एनी टाइप ऑफ वेपन। और इंडियंस को ये भी बैन कर दिया गया था कि इंडियंस अपने पास कोई भी तरह का हथियार नहीं रखेंगे। द एक्ट दे केम लाइक अ सडन ब्लो टू द इंडियन हु वर एक्सपेक्टिंग अ सेल्फ गवर्नमेंट। जो इंडियन जो कि आंदोलन कर रहे थे स्वराज के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, और अचानक से रॉलेट एक्ट आ गया, तो इंडियंस को एक करारा झटका पड़ा कि यार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सेल्फ गवर्नमेंट का, और ये हम लोग के ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हैं, हम सबके सारी राइट्स छीने ले रहे हैं। तो गांधी जी अपील टू द वायसराय टू विद होल्ड हिज कंसेंट बट अपील वॉज इग्नोर। तो गांधी जी ने उस वक्त के वायसराय से अपील करी कि ये एक्ट को हटा दिया जाए और इसको रोका जाए, लेकिन उस वायसराय जो था उस टाइम पे, उसने क्या कहा, इग्नोर कर दी गांधी जी की अपील को। तो पहला रीज़न तो ये था कि रोलेट एक्ट की वजह से भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो गई थी। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी आप सबने पढ़ा भी होगा। द पीपल ऑफ पंजाब वर डिसकंटेंट विद द गवर्नर डायर हार्श पॉलिसीज। उस टाइम पे अंग्रेज़ों का एक गवर्नर डायर था, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि उसमें बहुत सारे इंडियंस के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। तो वो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। एंटी द स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर लाइक डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू। तो उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट चल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाए। पीपल गैदर इन द लार्ज नंबर एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द लीडर ऑन अप्रैल 13, 1919। तो बहुत से लोग जमा हुए जलियांवाला बाग में इसके ख़िलाफ़ कि हमारे लीडर्स को अरेस्ट ना किया जाए। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग में बहुत से लोग आके जमा हुए। अप्रैल 13, 1919, डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अमृतसर में लोग आके जमा हुए इसके अगेंस्ट में कि उनके लीडर्स को अरेस्ट ना किया जाए। वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। जनरल डायर वांटेड टू स्ट्राइक टेरर इन द होल ऑफ द पंजाब। He therefore ordered his troops to open fire without warning on the unarmed crowd at the Jallianwala Bagh after closing the only exit gate to the Bagh।
अब उस बाग में एक ही एग्जिट गेट था। तो जनरल डायर ने क्या करा, उस गेट को बंद करवा दिया और अपनी आर्मी से कहा कि सबके ऊपर गोलियां चला दो, जितने भी लोग आए। बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी वजह के उसने सबके ऊपर गोलियां चला दी। तो जो उनकी आर्मी थी, दरवाजे बंद कर दिए थे, लोगों को भागने की जगह नहीं थी। एक ही दरवाज़ा जिससे लोग अंदर आए थे, उसने उस दरवाजे को बंद करा और लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोली चलवा दी। द ट्रूप्स केप्ट ऑन फायरिंग टिल देयर एमुनिशन वॉज एग्जॉस्टेड। और उसके जो ट्रूप्स थे, उसकी जो आर्मी थी, लगातार गोलियां चलाती रही जब तक उनकी गोलियां ख़त्म ना हो, जब तक उनकी गोलियां ख़त्म ना हो। तो वो उनके जो ट्रूप्स लगातार गोलियां चलाते रहे जब तक उन्होंने गोलियां चलाई, जब तक कि उनकी गोलियां ख़त्म नहीं हो गई। अबाउट 1000 इनोसेंट डिमॉन्स्ट्रेटर वर किल एंड द सेवरल थाउजेंड वर वाउंडेड। कहा जाता है कि 1000 लोग लगभग मर गए थे और कितने लोग, कितने सेवरल थाउजेंड लोग वहाँ पे इंजर्ड हो गए थे। पीपल वर फ्लोग इन पब्लिक, अरेस्टेड, पर्सन वर confined, their property were confiscated and destroyed. The Hindu and Muslim were handcuffed in pair to demonstrate the consecration of the unity. तो इतना ज़्यादा उसने अत्याचार करा था लोगों के ऊपर। पीपल वहाँ पे पब्लिक में लोगों को अरेस्ट कर रहा था ज़बरदस्ती, जो मिल रहा था उसको अरेस्ट किया जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था। हिंदू मुस्लिम एक साथ हैंडकफ किए जा रहे थे, उनको बंद किया जा रहा था, हथकड़ी लगाई जा रही थी। तो ये जलियांवाला बाग बहुत ही, कहते हैं कि बहुत ही ख़तरनाक ट्रेजिडी थी कि उस वक्त एक जगह पे लोगों को बुला के और उनके ऊपर लगातार गोलियां चलाना, कितने लोग, सैकड़ों लोग मर गए, बेगुनाह लोगों को उसने मारा जनरल डायर ने। तो ये भी एक वजह थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया खिलाफत मूवमेंट। टर्की वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द ऑटोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड। पहली वर्ल्ड वॉर में टर्की जो है हार गया था, जिसकी वजह से हुआ क्या, ऑटोमन एम्पायर डिवाइड कर दिया गया। द सुल्तान ऑफ टर्की हु वॉज द कैलिफ एंड वॉज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल अथॉरिटी। तो जो टर्की के सुल्तान थे, जब टर्की हार गया तो उनको सारी अथॉरिटीज से हटा दिया गया। द कैलिफ लुक अपॉन बाय लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम एज देयर रिलीजियस हेड। अब जो मुसलमान थे वो कैलिफ को एक अच्छा रिलीजियस हेड मानते थे, क्योंकि वो, टर्की एक मुस्लिम देश था, तो वो उनको रिलीजियस हेड मानते थे। दे फेल्ट दैट एनी वीकनिंग ऑफ कैलिफ पोजीशन वुड एडवर्सली अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द मुस्लिम। तो उनको ऐसा लगा कि कैलिफ अगर हार गए हैं तो जो मुसलमान हैं उनकी पोजीशन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। द खिलाफत मूवमेंट बिगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ द अली ब्रदर, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल ख़ान एंड हसरत मोहानी। फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि कैलिफ का मतलब है कि उसको खलीफा मानते थे मुसलमान, जिसकी वजह से ही ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किससे हुआ था, अली ब्रदर्स थे दो, मोहम्मद अली शौकत अली, और मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल ख़ान और हसरत मोहानी। द खिलाफतिस्ट मेड 3 डिमांड। अब क्या हुआ, 3 डिमांड करी गई इस मूवमेंट में। द ऑटोमैन कैलिफ शुड रिटेन हिज एम्पायर, कि जो ऑटोमैन कैलिफ है वो अपना एम्पायर दोबारा से रिटेन करें। द कैलिफ मस्ट बी लेफ्ट विथ सफिशेंट टेरिटरी टू एनेबल हिम टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ। और उनके पास इतनी टेरिटरी होनी चाहिए कि वो इस्लामिक फेथ को डिफेंड कर सकें। द अरब लैंड, अरेबिया, सीरिया, इराक मस्ट रिमेन अंडर द मुस्लिम रूल। और जो अरब के लैंड्स हैं वो मुसलमानों के अंडर आने चाहिए, मुस्लिम रूल के अंदर आने चाहिए। द खिलाफत डे वॉज ऑब्जर्व ऑन अक्टूबर 17, 1919 ऑन ऑल इंडिया स्केल। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे मनाया गया। गांधी जी सॉ इन द खिलाफत मूवमेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूनाइटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। गांधी जी ने देखा कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दोबारा से मजबूत किया जाए। गांधी जी वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1990। गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया। उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम को हम इस खिलाफत मूवमेंट से जोड़ सकते हैं और यूनिटी पैदा कर सकते हैं। तो गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का नवंबर 1919 में। ही एडवाइज द खिलाफत कमेटी टू अडॉप्ट अ नॉन कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट। तो उन्होंने खिलाफत कम्युनिटी से कहा कि हम लोग क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे और गवर्नमेंट को कुछ, किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करेंगे। तो ये एक तीसरी वजह से, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू अटेन द सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर इफ पॉसिबल एंड आउटसाइड इज नेसेसरी। पहला तो यही था कि अपनी गवर्नमेंट बनानी है इंडियंस को, सबसे पहला तो यही था, यही हमेशा से चलता चला आ रहा है। स्वराज हमको चाहिए था कि हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, ब्रिटिश के अंडर में हम लोगों को गवर्नमेंट नहीं बनानी। Annulment of the Rowlatt Act and the remedy, the Punjab route, that is the British should express regret on the happening in the Punjab, particularly in the Amritsar.
जो रॉलेट एक्ट लाए थे उस रॉलेट एक्ट को हटाएं और उसके बाद जो उन्होंने जलियांवाला बाग में किया उस पर उनको पछतावा होना चाहिए और रिग्रेट करें कि अमृतसर में उनसे जो भी गलतियां हुई वो उसको माने. Remedying the Caliphate wrong. That is, the British should adopt lenient attitude toward Turkey and restore the old statue of the Sultan. तीसरा पॉइंट ये था कि ब्रिटिशर्स जो खिलाफत को रॉन्ग कह रहे थे उसको बदलें अपना एटीट्यूड उनके खिलाफ और टर्की में जो सुल्तान का स्टेटस है वो सुल्तान का स्टेटस ब्रिटिशर्स उनको वापस करें. तो खिलाफत मूवमेंट यहाँ इंडिया में असर क्यों डाल रहा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने ही टर्की को हराया था और इंडिया में भी ब्रिटिशर्स थे अंग्रेज़, इसलिए खिलाफत मूवमेंट यहाँ ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था. खिलाफत मूवमेंट की वजह से यहाँ पे तो ब्रिटिशर से यह डिमांड रखी गई थी कि वो खलीफा को दोबारा उनकी पोजीशन दें, उनका स्टेटस दोबारा दें, सुल्तान जो टर्की के उनको दोबारा स्टेटस दें. अब इस मूवमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम हुए थे? द मूवमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोग्राम. बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स. तो गवर्नमेंट के बनाए हुए स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स और फॉरेन गुड को नहीं यूज़ करना है, बॉयकॉट करना है. बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन टू बी हेल्ड फॉर द काउंसलिंग एज सजेस्टेड बाय द रिफॉर्म्स ऑफ 1990. जो इलेक्शन काउंसिल हेल्ड करती थी उस इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करना है, उसमें नहीं जाना है, कुछ भी इलेक्शन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करना है. रेजिग्नेशन फ्रॉम द नॉमिनेटेड सीट इन द लोकल बॉडीज़ पे जो जो इंडियंस बैठे हुए हैं उनको अपना रेजिग्नेशन देना है, गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना. सरेंडर ऑफ टोटल टाइटल्स एंड ऑनरी ऑफिसेज, जो भी टाइटल उनको ब्रिटिशर्स की तरफ से दिए गए हैं, जो भी ऑफिसेज दिए गए हैं उसको वापस करना है. रेफ्यूज़ल टू अटेंड द गवर्नमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट का फंक्शन कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना है, उसको भी रिफ्यूज़ करना है. डेवलपमेंट ऑफ द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बढ़ाना है. रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अदर मेजर फॉर हरिजन वेलफेयर, और जो पुरानी प्रथाएं चल रही हैं अनटचेबिलिटी वगैरह इन सबको हटाना है, हरिजन्स के लिए हरिजन्स का वेलफेयर करना है, उनको भी इज्जत देनी है. इमेनिसिपेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन, और वुमेंस के लिए भी बात करनी है, वुमेंस का भी दर्जा ऊपर करना है. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लाइक पॉपुलराइजेशन ऑफ द स्वदेशी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल स्कूल, कॉलेज, रिमूवल अनटचेबिलिटी मेजर फॉर हरिजन वेलफेयर, इमेनिसिपेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन, हिंदू यूनिटी ऑल्सो बिकेम ऑफ द पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो स्वदेशी मूवमेंट आया, फिर नेशनल स्कूल बनाए गए खुद के, गवर्नमेंट के स्कूलों में नहीं जाना, अनटचेबिलिटी को हटाया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बनाया गया. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट के. द नेशन एंथुसियास्टिकली रिस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ गांधी जी फॉर नॉन कॉपरेशन. अब क्या हुआ कि सब लोग ने पूरे जज्बे से गांधी जी का साथ दिया जो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कॉल करी थी. लॉयर्स सच एज देशबंधु, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड मेनी अदर गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस. जो लॉयर्स थे, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लीगली प्रैक्टिस करते थे उन्होंने छोड़ दिया गवर्नमेंट के लिए. स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल एंड कॉलेजेस, स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस से स्कूल को छोड़ दिया. कांग्रेस बॉयकॉट द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर. तो स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेजेस को लेफ्ट कर दिया. द कांग्रेस बॉयकॉट द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटर बाय नॉट पुटिंग अप द कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट इलेक्शन. कांग्रेस ने क्या करा कि वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे थे लेजिस्लेशन के, उस इलेक्शन में पार्ट लेना बंद कर दिया, उसमें अपने कैंडिडेट ही नहीं उतारे. चरखास वर मैन्युफैक्चर फॉर द पीपल टू स्पिन द क्लोथ, गांधी जी हिमसेल्फ स्टार्टेड द स्पिनिंग. तो अलग चरखाए बनाने लग, चरखे बने, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग खुद अपना कपड़ा मैन्युफैक्चर करते थे और गांधी जी भी चरखा चलाते थे और खादी बनाते थे, खुद का हाथ का बुना हुआ कपड़े पहनने चालू कर दिए थे. रविन्द्रनाथ टैगोर एंड मेनी अदर डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन ऑफ इंडिया रिनाउंस देयर टाइटल एंड अवार्ड्स एंड गांधी जी गेव द टाइटल ऑफ कैसर हिंद. तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे और बहुत से बड़े बड़े जो इंडियंस थे जो डिस्टिंग्विश, उन्होंने भी अपने अवार्ड्स वापस करना शुरू कर दिए थे और गांधी जी ने भी अपना जो उनको टाइटल मिला था कैसर हिंद, वो टाइटल भी गवर्नमेंट को वापस कर दिया था. द गवर्नमेंट टुक सीवियर मीजर टू सप्रेस द मूवमेंट. गवर्नमेंट ने बहुत से मीज़र अपनाए कि इस मूवमेंट को बंद कर दिया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए. ऑल इम्पोर्टेंट लीडर एक्सेप्ट गांधी जी वर अरेस्टेड. सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया गांधी जी को छोड़ के. प्रोसेशन एंड द पब्लिक मीटिंग वर बैन, और जो पब्लिक मीटिंग्स होती थी या प्रोसेशंस होते थे रोड पे, उन सबको बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से. द खिलाफत एंड द कांग्रेस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन वर डिक्लेयर्ड इलीगल. उसके बाद जो खिलाफत मूवमेंट था और जो कांग्रेस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी उन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था इस मूवमेंट में.
तो आई होप सो आपको अभी तक का यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूशन करेंगे कि इस मूवमेंट को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों ले लिया था। एक इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा, उस इंसिडेंट के बारे में भी बात करेंगे कि इतना सक्सेस जब ये हो रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों लिया था। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करें और वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।